हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में 14वां पाठ तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इसके पहले भाग में तत्व के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक क्या है ये समझेंगे। यौगिक यानी कंपाउंड इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो तत्वों में कौन सी धातु, अधातु और उपधातु है इसको हम लोग देख चुके हैं। एक परखनली में शक्कर लेकर के परखनली को उष्मा दें, इस तरह से कुछ प्रयोग करके हम इसको समझेंगे। तो क्या घटित होता है उसका निरीक्षण करें, क्या शेष बचा इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसी तरह मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़ करके जलती हुई ज्योति पर रखकर निरीक्षण करें, यानी जिस तरह से जलते हुए ज्योति पे रख के निरीक्षण करें। तो इस तरह से कुछ प्रयोग करके कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उपर्युक्त दोनों क्रियाएं घटित होते समय क्या परिवर्तन हुआ, ये जो है आप निरीक्षण के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहले उदाहरण में शक्कर जब आप जो है उष्मा देते हैं शक्कर को, तो क्या होती है, शक्कर पिघलती है और बाद में पानी की वाष्प, उसमें से पानी की जो वाष्प होती है वो बाहर निकल करके, यानी वाष्प बाहर निकल जाती है और उसमें काले रंग का पदार्थ शेष रहता है। यह काले रंग का पदार्थ कार्बन होता है। अतः शक्कर नामक पदार्थ कितने तत्वों से बना है ये आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नामक पदार्थ उसके नाम के आधार से कितने और कौन से तत्वों से बना हुआ है स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व, जो तत्व है उसमें दो या दो से अधिक जब जो है तत्व मिलते हैं, यानी उनका रासायनिक संयोग होता है, तब जो पदार्थ निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में से तत्व और यौगिक कौन से हैं। पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसमें से जो अकेले है उसे आप जो है तत्व कहेंगे। इनमें दो या दो से अधिक तत्व मिश्रित रहें उन्हें आप यौगिक कहेंगे। यौगिक के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं ये जो है आप समझ सकते हैं। यदि अणु के मध्य स्थित परमाणु विभिन्न प्रकार के होंगे तो ही निर्मित होने वाला पदार्थ यौगिक होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि अणु के मध्य स्थित, अणु से छोटा परमाणु होता है, यदि अणु के मध्य स्थित परमाणु विभिन्न प्रकार के होंगे तो ही निर्मित होने वाला पदार्थ यौगिक होता है। पानी यौगिक है, पानी में जो है दो पदार्थ मिले H2O। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के पानी के अणु का निर्माण होता है, इसलिए पानी यौगिक है। तो कौन से तत्व ज्वलन के लिए सहायक होते हैं, क्या पानी ज्वलन के लिए सहायक है, आप बता सकते हैं। तो कौन से तत्व ज्वलन के लिए सहायक है, पानी जो है ज्वलन के लिए आप जानते हैं ऑक्सीजन सहायक होता है। पानी भी ज्वलन के लिए सहायक होता है क्या, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जो हाइड्रोजन होता है ये ज्वलनशील है, जलता है, वह स्वयं जलती है। ऑक्सीजन ज्वलन के लिए सहायक होती है, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है, परंतु इन दोनों तत्वों के संयोग से बना जो है पानी यह एक यौगिक है और यह आग बुझाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जब कहीं आग लगती है तो तुरंत पानी का ही उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं पर आग लगी तो तुरंत पानी से उसे बुझाने की कोशिश करता है। तो जबकि पानी में आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन जो है पानी ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन दोनों का संयोग होने के बाद वही पानी बनता है और पानी वो आग को बुझाने का काम करती है। तो ये इस जो है अर्थात यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होता है, यानी जब वो पानी बन जाते हैं तो उनका गुणधर्म बदल जाता है। तो यौगिक को लिखते समय उसे तत्व की तरह ही संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक तत्वों के
परमाणु रासायनिक संयोग के कारण एकत्र आते हैं, इसलिए यौगिक को लिखने के लिए अणु सूत्र का उपयोग किया जाता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेतों और परमाणुओं की संख्या की सहायता से प्रदर्शित यौगिक के लेखन को अणु सूत्र जो है मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं: नमक, फिटकरी, नीला तोता, नौशादर, खाने का सोडा, खड़िया, धोन सोडा, जैसे विभिन्न यौगिक के घटक तत्व और उनके अणुसूत्र जो है यहाँ पर हमें प्राप्त करना है और उन्हें लिखना है। जैसे पानी क्या है? यौगिक है, इसका अणुसूत्र है H2O, तो इसमें जो है कौन कौन से तत्व समाविष्ट हैं उसको दिखाना है और इस तरह से उनकी विशेषता को लिखना है। आगे हम मिश्रण पढ़ेंगे। मिक्सचर यानी शरबत। आप देखे होंगे शरबत बनाइए, भेलपूरी बनाइए, तो आप ऐसा करने पर आप देखेंगे उसमें उपर्युक्त कृति करते समय मूल घटकों के स्वाद परिवर्तित होते हैं। यानी जब आप शरबत बनाते हैं तो उसमें आप शक्कर और पानी दोनों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। भेलपूरी बनाइए, तो इस तरह से जब आप तैयार करते हैं तो उनके स्वाद में परिवर्तन होता है। तो विभिन्न तत्वों या यौगिकों को मिश्रित करने पर मिश्रण तैयार होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण तैयार होते समय कोई भी रासायनिक अपक्रिया घटित नहीं होती है या नए यौगिक निर्मित नहीं होते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रण कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप जो है बहुत सारे दैनिक जीवन में मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो कौन से हैं उस पर ध्यान दीजिए, याद करिए। क्या सभी मिश्रण हमारे लिए उपयोगी हैं? क्या जो भी मिश्रण आप बनाएंगे या बनते हैं क्या सभी उपयोगी हैं? सूजी, नमक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण में से प्रत्येक घटक को कैसे अलग करेंगे? जो है अगर सूजी में नमक और लोहे के चूर्ण मिश्रित हो गए, मिक्स बन गए, मिश्रण तैयार हो गया है, मिश्रित हैं, तो क्या हम उसे अलग कर सकते हैं? तो आपको याद होगा कि यदि हमारे दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों में अनावश्यक पदार्थ मिश्रित किए जाएं तो उसे हम मिलावट कहते हैं, इसे पढ़ चुके हैं। अतः मिलावट ही मिश्रण का ही एक प्रकार है। यानी लोग फायदा लेने के लिए जो है आजकल खाद्य पदार्थों में कुछ अनावश्यक पदार्थों को मिला देते हैं, तो वह मिलावट होता है, उसे भी हम मिश्रण ही कहते हैं। तो किसी पदार्थ में यदि अनावश्यक और हानिकारक अन्य पदार्थ मिश्रित किए जाएं तो मिश्रण उपयोगी नहीं रहता है। इस तरह से अगर कोई हानिकारक पदार्थ उसमें मिश्रित कर दी जाए तो वह मिश्रण हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। ऐसे समय पर हम मिश्रण से अनावश्यक घटकों को अलग करते हैं। अगर उसमें अनावश्यक घटक मिश्रित हो गए हैं तो उसे हम अलग करते हैं। इसके लिए अलग करने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे उसके लिए छान के भी अलग किया जा सकता है। चालना जो है चलनी से चालते हैं। चुनना, हाथ से उसको चुन सकते हैं। बीनना, चुनना। पछोरना जो है पछोरते भी हैं लोग। चुंबक घुमाना, चुंबक के द्वारा भी जो है अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि जैसी आसान सरल पद्धतियों का उपयोग करके इस तरह से जो है मिश्रण में से अनावश्यक घटकों को अलग कर सकते हैं, अलग करते हैं दैनिक जीवन में। इन पद्धतियों का उपयोग करने से कौन से मिश्रणों के कौन से घटक अलग होते हैं जो है इसे आप पढ़ चुके हैं। छठी कक्षा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से घटक को अलग करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी छठी कक्षा में जो आपने पढ़ा कि पदार्थ की गुणधर्म और ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन किया है, उनका भी उपयोग मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पछोड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप पछोड़ा जा रहा है यानी हवा में। तो यहाँ पे जैसे गेहूं होता है, गेहूं नीचे गिर जाता है, उसमें जो खरपतवार यानी भूसा वगैरह होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, छाना जा रहा है, जिससे आप चाय का उपयोग करते हैं। चाय पकाने के लिए उसमें चाय पत्ती, दूध, सारी चीजें, अदरक वगैरह सब डाल देते हैं, लेकिन चाय पकने के बाद उसको छानते हैं तो हमें जो उपयोगी
मिश्रण है वो मिल जाता है, अनुपयोगी जो है हम फेंक देते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है मक्खन दही मथी जा रही है, ये किस लिए हो रहा है? ये उपयोगी परिवर्तन जो है मिश्रण है, इसमें से हम जो है मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकाल करके उससे घी बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर एक एक चुन करके अलग किया जा रहा है वस्तुओं को। तो अलग अलग विधियों का जो है मिश्रण में घटकों को अलग करने की कुछ विधियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। अलग अलग विधियों से आप इनका जो है मिश्रण में से चुन सकते हैं, निकाल सकते हैं। अलग अलग विधियों से का उपयोग करके यहाँ पे छाना जा रहा है, चाला जा रहा है। जैसे आटे में कोई चीज़ मिश्रित हो गई है तो आप उसको चाल करके अलग कर सकते हैं, भूसी वगैरह। हाँ, चावल दाल में कुछ आपको दिख रहा है तो आप उसको बीन सकते हैं। इस तरह से घर में लोग जो उपयोगी काम करने के लिए अलग अलग तरीके से उसको मिश्रण को जो है साफ करते हैं, अलग करते हैं। यहाँ पे कुछ विधियां, आसवन विधि। आसवन विधि डिस्टिलेशन मेथड क्या है? तो जो है यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, ये आसवन विधि दिखाई गई है। इस तरह से जो है प्रयोगशाला में आसवन विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो गोल पेदी के एक फ्लास्क में थोड़ा नमक घुला हुआ पानी लेकर के आकृति में दिखाए गए अनुसार सभी सामग्रियां आपको तैयार करना है। इसमें जो भी चीजें दिखाई गई हैं, लोहे की जाली पर रखे गोल पेदी के फ्लास्क के द्रव को उष्मा देना प्रारंभ करें। यहाँ पे लोहे की जाली पर ही रखा गया है, नीचे से उष्मा दिया जा रहा है गैस के द्वारा धीरे धीरे। तो लोहे की जाली पर रखे गोलपेदी के फ्लास्क में द्रव को उष्मा देना प्रारंभ करें। शंक्वाकार पात्र का निरीक्षण करें। जो शंक्वाकार जो है बर्तन है, इसका निरीक्षण करें। क्या होगा? धीरे धीरे शंक्वाकार पात्र में पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। धीरे धीरे बाद में आपको जो है शंक्वाकार जो बर्तन है, यहाँ पर आपको नीचे जो है ऐसा बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी। ये बूंदें कहाँ से आई? ये बूंदें यहाँ पर कहाँ से आ रही हैं? तो आप इसका निरीक्षण करें। गोलपेदी के फ्लास्क का नमकीन पानी उष्मा के कारण उबलने लगता है। ये पानी जो है नमकीन पानी है, लेकिन उष्मा देने के बाद ये उबलने लगता है। उसके पानी की वाष्प बनती है, फिर पानी की वाष्प बनती है, और यह वाष्प कांच की तिरछी नली से गुजरते समय आसपास के पानी के कारण ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार शंक्वाकार पात्र में गिरने वाली पानी की बूंदें गोलपेदी के फ्लास्क में रखे नमक के विलयन के पानी की ही होती हैं। आसवन क्रिया पूर्ण होने के बाद गोलपेदी के फ्लास्क में नमक बचता है। यहाँ पे जब आप उष्मा दे रहे हैं, ये पानी जो है उबल रहा है, उबलने के बाद यहाँ से भाप तैयार हो रही है, पानी वाष्प बन रहा है, ये आगे जा रहा है। यहाँ पर बंद होने के कारण ये जो है इस नली के माध्यम से इधर आता है, यानी इधर आने के बाद अगल बगल जो द्रव होते हैं उसके कारण वो ठंडी हो जाती है, और ये वाष्प ठंडी होने के बाद पानी में परिवर्तित हो जाती है। पानी में परिवर्तित इसमें ऊपर जो है आप देख सकते हैं पानी इस पे गिराया जा रहा है, वाष्प आकर के यहाँ ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद जो है यहाँ नीचे गिरती है। तो इस तरह से पानी जो है जो यहाँ पे गिर रहा है वो ये नमक का ही पानी है, जो कि यहाँ से जा रहा है। लास्ट में नमक यहाँ पे शेष रह जाएगा और पानी जो है भाप बन करके निकल जाएगा। तो गोलपेदी के फ्लास्क का नमकीन पानी उष्मा के कारण उबलने लगता है, उसके पानी की वाष्प बनती है। यह वाष्प कांच की तिरछी नली से गुजरते समय आसपास के पानी के कारण ठंडी होकर के द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार शंक्वाकार पात्र में गिरने वाली पानी की बूंदें गोलपेदी के फ्लास्क में रखे नमक के विलयन का ही पानी होती हैं। आसवन क्रिया पूर्ण होने के बाद गोलपेदी के फ्लास्क में नमक बचता है। अशुद्ध द्रव पदार्थ को शुद्ध करने के लिए भी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कोई अशुद्ध द्रव है उसे शुद्ध करने के लिए इस आसवन विधि का उपयोग करते हैं। क्या बादलों, थोड़ा सोचिए, क्या बादलों से बरसने वाला पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है? बादल से जो पानी बरसता है क्या शुद्ध होता है?
आसवन विधि के अंतर्गत द्रव के कौन कौन से गुणधर्म दिखाई देते हैं। जो आसवन विधि आपने प्रयोग किया, इसमें द्रव के कौन कौन से गुणधर्म दिखाई दिए। आसवन विधि से शुद्ध किए गए पानी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसको सोचिए। दूसरी विधि है पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। सिर्फ यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, पृथक्कारी की का उपयोग किया गया है। इस तरह से चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसमें देखते हैं, यदि अघुलनशील दो द्रव के मिश्रण को, दो द्रव हैं लेकिन अघुलनशील है, यदि अघुलनशील दो द्रव के मिश्रण को स्थिर रखा जाए तो उनकी दो परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस तरह से आपको दो परत दिखाई देंगी। मिश्रण में तुलनात्मक रूप से भारी द्रव नीचे रहता है तो हल्का द्रव उस पर तैरता है। जो भारी द्रव होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है ऊपर तैरता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके मिश्रण के दो द्रवों को पृथक किया जा सकता है। इस तरह से इनके गुणधर्म के कारण इन्हें भी अलग किया जा सकता है। ये मिट्टी का तेल है, ये पानी है। पानी जो है भारी है और मिट्टी का तेल हल्का है, इसलिए जो है ये मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। जब भी आप पानी में मिट्टी का तेल जो है डालेंगे तो आपको वो तैरता हुआ दिखाई देगा। कृति क्या करना है आपको, पृथककारी कीप में मिट्टी के तेल और पानी का मिश्रण लेकर के उसे बंद कर दें। इस तरह से लेकर के उसे बंद कर देना है। चित्र में दिखाए गए अनुसार पृथककारी कीप को स्टैंड पर आबद्ध करें, स्टैंड पे लगा दें। चित्र में दिखाए गए अनुसार पृथककारी कीप को स्टैंड पर आबद्ध करें यानी लगा दें। मिश्रण को कीप में कुछ समय तक स्थिर रखें। मिश्रण को कीप में कुछ समय तक रख करके स्थिर रखें यानी इसको शांत होने दें। पानी नीचे रहता है और मिट्टी का तेल उस पर तैरता है। अब कीप को स्थिर रखते हुए ऊपर का ढक्कन निकालने, यानी जो है कीप वैसे स्थिर है, हिले डुले न, ऊपर का जो ढक्कन लगाए थे उसको निकाल लें। कीप की टोटी खोल करके नीचे का पानी बीकर में एकत्र करें। अब कीप की टोटी जो है, यहाँ पे जो टोटी है उसको जो है खोल करके कीप की पानी नीचे रहता है और मिट्टी का तेल उस पर तैरता है। अब क्या करेंगे, कीप को स्थिर रखते हुए ऊपर का ढक्कन निकालकर कीप की टोटी खोलकर नीचे का पानी बीकर में एकत्रित करें। इस तरह से टोटी को खोल देंगे तो नीचे पानी बीकर में एकत्रित होगा। पूर्ण पानी बीकर में एकत्र होने के पश्चात कीप की टोटी बंद कर दें। पानी जब यहाँ से निकल जाए तो बीकर की टोटी बंद कर दें। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी पृथक हो जाता है, यानी पानी नीचे गिर जाएगा और मिट्टी का तेल जब जो है रह जाएगा तो टोटी बंद कर देने से मिट्टी का तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से पृथक्करण की विधि का उपयोग पानी और मिट्टी का तेल अलग करने के लिए किया गया है। अगला है अपकेंद्री विधि। अपकेंद्री विधि जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो है कैसे करते हैं। इस विधि में मटमैला पानी, स्याही, छाछ, रक्त, ये द्रव और अघुलनशील ठोस के मिश्रण है। यानी मटमैला पानी है, स्याही है, छाछ है, रक्त ये सब जो है द्रव और अघुलनशील ठोस के मिश्रण है। इन मटमैले पानी को कुछ समय तक स्थिर रखा तो उसके मिट्टी के कण धीरे धीरे पेदी में चले जाते हैं, लेकिन स्याही जैसे मिश्रण को स्थिर रखने पर भी उनके कण पेदी में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे मिश्रणों में ठोस के कण सूक्ष्म और हल्के होने के कारण द्रव में सर्वत्र एक समान फैले होते हैं। छानने या बिनने की विधि द्वारा ये कण द्रव से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। छानने या पृथक्करण विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी बीना भी नहीं जा सकता, छाना भी नहीं जा सकता, इससे अलग नहीं हो सकते। तो ऐसे मिश्रण में से हम क्या करेंगे, मिश्रण में से ऐसे ठोस कणों को द्रव से कैसे पृथक करेंगे। तो प्रयोगशाला में अपकेंद्री उपकरण का उपयोग द्रव और ठोस के मिश्रण में से ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसे अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इस उपकरण में पंखे की भांति वेग से घूमने वाली तस्तरी होती है। इस तस्तरी के किनारों पर परत नलियां रखने की व्यवस्था होती है। ये जो है चित्र में आपको दिखाया गया है, इस तरह की ये जो है विधि होती है।
तो तस्तरी से जुड़ी हुई परखनलियों के वेग से घूमने पर द्रव के ठोस कणों पर तस्तरी के केंद्र से दूर ढकेले जाने वाले बल का निर्माण होता है। इस कारण मिश्रण के ठोस कण पेदी में एकत्र होकर के द्रव से पृथक हो जाते हैं। जो है इस विधि का उपयोग करने पर जो है वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि क्या है? क्रोमैटोग्राफी यानी वर्ण लेखन विधि क्या है? एक ही विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ अल्प मात्रा में विलय हों यानी घुले हुए हों तो हम वर्ण लेखन विधि का उपयोग करके इन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग औषधि निर्माण विज्ञान में, कारखानों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नए घटक खोजने के लिए, मिश्रण के घटक पहचानने और पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं? ये जो है वर्ण लेखन विधि यहाँ पे दिखाई गई है। ये छन्नक कागज है, स्याही की बूंदें हैं, जो है वर्ण लेखन विधि का उपयोग किया जाता है। तो कृति क्या करना है? एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर के छन्नक कागज का लंबा टुकड़ा लेकर के उसके सिरे पर लगभग 2 सेंटीमीटर दूरी पर नीली स्याही की बूंद टपका करके कागज को पानी में सीधा पकड़ करके बीकर पर ढक्कन रखें। कुछ समय के पश्चात स्याही के कण छन्नक कागज पर एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे समय में स्याही में विभिन्न रंगों के 2 या अधिक घटक पदार्थ होंगे तो वे पदार्थ उनके रंग की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर जमा होकर एक दूसरे से पृथक हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रयोग को कागज के स्थान पर खड़िया का उपयोग करके भी किया जा सकता है। तो पदार्थ के दो गुणधर्मों का उपयोग इस विधि में किया गया है। विलायक में घुलनशीलता और छन्नक कागज पर उसकी चिपके रहने की क्षमता, ये दो गुणधर्म परस्पर विपरीत हैं और वे विभिन्न द्रव्यों के लिए विभिन्न होते हैं। इस कारण घटक द्रव्य छन्नक कागज के सिरे तक न चढ़ करके कम ज्यादा अनुपात में पीछे रहते हैं। तो इस विधि का उपयोग करके हम जो है इन पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वाध्याय के लिए अलग हम जो है सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।